आज हम ल्यूसेंट 2026 घटना चक्र पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी 8th एडिशन के रेफरेंस से 1784 से 1793 तक के एक्ट्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखो, इससे पहले जो एक्ट्स आए थे उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी, कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। तो 1784 में विलियम पिट ने ये एक्ट लाया। अब इस एक्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात क्या थी? ये एक्ट ने कंपनी के काम को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक कमर्शियल मतलब व्यापार वाला काम और दूसरा पॉलिटिकल मतलब सरकार चलाने वाला काम। व्यापार का काम वो पुराना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता रहा, लेकिन पॉलिटिकल काम के लिए एक बिल्कुल नया बॉडी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये था डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया गया था कि वो सिविल और मिलिट्री दोनों गवर्नमेंट को सुपरवाइज करे, रेवेन्यूज भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब कुछ। अब ये एक्ट दो रीजंस से बहुत सिग्निफिकेंट था। पहली बार इंडिया में कंपनी की टेरिटोरीज को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। सीधा मतलब ये जमीन अब ब्रिटेन की है। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। कंपनी अब फुली इंडिपेंडेंट नहीं रही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786 पर। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाना था, लेकिन कॉर्नवालिस साहब सीधे मान नहीं गए। उन्होंने दो डिमांड्स रखी। पहली डिमांड ये थी कि उन्हें स्पेशल केसेस में अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर दी जाए। मतलब अगर काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया और कॉर्नवालिस को लगा कि वो गलत है, तो वो उस डिसीजन को बदल सके। दूसरी डिमांड ये थी कि वो गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी रहेंगे, यानी सिविल और मिलिट्री दोनों पावर्स एक ही हाथ में होंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों डिमांड्स को मान लिया और इसीलिए एक्ट ऑफ 1786 पास किया गया, ताकि ये। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, याद है हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक स्पेशल पावर दी गई थी, अपनी काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर। तो 1793 के इस एक्ट ने वो पावर सिर्फ कॉर्नवालिस तक नहीं रखी। अब ये पावर सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को और सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को भी दे दी गई। पॉइंट नंबर 2, अब गवर्नर जनरल पहले से तो पावरफुल था ही, लेकिन इस एक्ट ने उसकी पावर और बढ़ा दी। अब उसका ज्यादा कंट्रोल हो गया बॉम्बे और मद्रास यानी सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज के गवर्नमेंट्स पे। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट है कंपनी के व्यापार का। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, इस एक्ट ने उसे और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनो। पहले कमांडर इन चीफ ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर होता था। इस एक्ट ने ये रूल बदल दिया। अब कमांडर इन चीफ काउंसिल का मेंबर तभी होगा जब स्पेशली अपॉइंट किया जाए। पॉइंट नंबर 5, ये लास्ट और एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉइंट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनका पूरा स्टाफ, अब से इनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। मतलब इंडिया का पैसा इंडिया पे खर्च, लेकिन ब्रिटिश लोगों के लिए।